इंडिया में 10 में से 8 बिजनेस बंद हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अगली जनरेशन उसको चलाने मिल नहीं रही। साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली गंभीर मानसिक बीमारियां हैं। फैमिली डायनामिक्स बड़े बिगड़े हुए हैं। ब्रेन की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें डील करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। एक ही घर में लोग रहते हैं बट बात नहीं करते। हमारे जो कस्टमर्स हैं यानी आप लोग हैं, आप लोग हमको साल भर काम देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने काम के अलावा बहुत सारी हमको टीचिंग्स भी दी हैं। हमने आपको रिटर्न में काम के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो रघुनाथ जी से मेरी बात हुई, वो एक कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट की तरह ही हमारी चर्चा हुई थी कि भाई एक इवेंट कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि खाली काम करने के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन के लिए करना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला कि हम काम करेंगे बट वी शुड डू इन अ मैनर कि जहाँ पर जो लोग आएँ उनसे केवल व्यापारिक बात ना हो, कुछ ऐसा भी मिले उनको जो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। तो उन्होंने बोला आप ही बताइए सोच के क्या हो सकता है। मैंने उनको बोला कि देखिए इंडिया में भी 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 10 में से 8 बिजनेस बंद हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगली जनरेशन उसको चलाने मिल नहीं रही है। सक्सेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ब्लैक एंड वाइट का बड़ा मसला है। अब लोग आना चाहते हैं वाइट में या पक्के में काम करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता ये करें कैसे और करें क्यों करें, क्योंकि उनका व्यापार चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से क्या करना चाहिए केवल। दूसरा बड़ा सवाल था। तीसरा एक बड़ा सवाल ये था कि फैमिली डायनामिक्स बड़े बिगड़े हुए हैं। मतलब कि एक ही घर में लोग रहते हैं बट बात नहीं करते हैं और इस तरह की बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाओं से गुजरते हैं। मेरी माता जी को भी ये समस्या रही थी। एक साइकोलॉजिस्ट से मैंने उसके लिए हेल्प ली थी, उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई। तो मुझे लगा कि यार उनका नॉलेज बाकी लोगों तक पहुँचे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो दैट्स वाई आई कॉल्ड हिम। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने शॉर्टलिस्ट किया बात करने का। उसी विषय में ये हम लोगों ने रखा है। एक चीज़ और कि आप लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत बिजनेस दिया। इस शहर में एक थैला लेके आया था, वहाँ से आज जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचाया। मैंने ये सोचा कि यार मैं आपको रिटर्न क्या दूँ। तो बेसिकली सर ने बोला था एक इवेंट रखने का। मैंने कहा इसको इवेंट नहीं, इसको एक नेटवर्किंग इवेंट रखेंगे हम लोग, क्योंकि आप में से कई लोग इस शहर में रहते हैं बट शायद इतने फ्रिक्वेंटली मिल नहीं पाते होंगे। और मेरे को लगा कि अगर हमारे नेटवर्क में कुछ लोग आपस में मिलकर कुछ व्यापार कर सकें, आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकें, तो वो बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके वी कैन डू इट। सो इस तरह से ये आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच पाया है। आज के हमारे 3 की नोट स्पीकर्स हैं। पहले स्पीकर हैं सर संजय त्रिपाठी जी। संजय त्रिपाठी जी बेसिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं ने मेरी माता जी का ट्रीटमेंट किया था। तो मैं चाहूँगा एक बार आप सर के लिए तालियाँ बजाएं। मतलब वेरी अमेजिंग गाय, बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से गूढ़ या कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाया जाता है उसके एक्सपर्ट हैं। दूसरे हमारे आज के कीनोट स्पीकर हैं सर मनीष दांगी जी। अब मनीष दांगी जी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। मतलब अगर मैं पेज खोल के बात करना शुरू करूंगा तो 15 मिनट निकल जाएंगे। सिंपल सा इतना बोल सकता हूं, मैंने सर का भी एक पॉडकास्ट देखा था। कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स होते हैं उनको ईजी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करना है, वो इनकी एक्सपर्टीज़ है। और बड़े फंड हाउसेस के लिए सर ने काम किया है, कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर सर बहुत अच्छा डीप नॉलेज रखते हैं। IIM मुंबई के अंदर सर प्रोफेसर के तौर पे जाते हैं पढ़ाने के लिए। और इंदौर से ही सर की ससुराल है, मुझे सर ने भी कुछ दिन पहले ही बताया। हमारे भूतपूर्व लेबर कमिश्नर सर के ससुर जी हैं इंदौर से। और बाकी का हमारे 3rd स्पीकर हैं गौरव जैन जी, डायरेक्टर हैं वो हमारे आज के स्पॉन्सर नुवावा के अंदर। गौरव जी के बारे में इतना बोल सकता हूँ, दिल्ली वालों के बारे में हमने सुना है कि यार वो टिपिकल लोग होते हैं, थोड़ा बच के संभल के धंधा करने का। इज द गाय जिसके साथ में पहली बार में कनेक्ट हो गया था कि हाँ ये आदमी ऐसा जिसके साथ अपन काम कर सकते हैं, रिलायबल आदमी है। तो इन सभी के लिए मैं एक बार चाहूँगा आप तालियां बजाएं। और प्रेम भैया अब आप समझ लें मेरा थोड़ा बीपी ऊपर जा रहा है। त्रिपाठी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने टॉपिक्स के ऊपर हम सबको ज्ञान दे सर। प्लीज एक जोरदार ताली हो जाए त्रिपाठी सर के लिए। So good evening to all. I am Dr. Sanjeev Tripathi. I am a clinical psychologist. मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मैं बेसिकली बहुत छोटे शहर गुना से आता हूं और 2005 में मैं इंदौर में आया था। और सबसे पहला मेरा जो अपॉइंटमेंट था MGM मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट में था। तब एक प्रोजेक्ट में मैं था और उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने प्रोजेक्ट में काम किया तो वहाँ पर एक लिमिटेशंस थे कि हमको एक साइकेट्रिस्ट के अंडर में काम करना होता था और साइकेट्रिस्ट डिसाइड करते थे कि हमको क्या करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव भी बनाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ हों या आप कुछ
पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपको पूछूंगा आपकी बात, और आपकी बात का उस समय जवाब दूंगा, फिर मैं अपना कंटिन्यू भी करूंगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके इस दौरान आएँ और फिर वो मिस हो जाएँ, तो अच्छा रहेगा कि आपकी तरफ से अगर आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले मैं अभी बातचीत में बता भी रहा था, सबसे अच्छी बात तो मैं शेखर जी को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतने खुल के बताया कि उनकी माँ को प्रॉब्लम थी और वो मेरे पास आए थे और उनकी माँ को उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। और इवन मैं एक्चुअली बहुत कम, मैं इतने सारे पेशेंट देखता हूँ तो बहुत कम याद रहता है मुझे कि उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो अभी उन्होंने मुझे मतलब रिमाइंड कराया कि उनका 20 ईयर्स उनका मेडिसिन चल रहा था, साइकेट्रिक मेडिसिन। और जब वो मेरे पास आए तो मेरा सिर्फ 1 मंथ का एक इंटरवेंशन होता है, एक 1 मंथ में ही लोग, मतलब मेरे जो रिजल्ट हैं वो मैं आपको बता दूँ। और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से 90 से 95% पेशेंट जो होते हैं 70 से 100% रिजल्ट के साथ में ठीक होते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। और मेरा डेटा है, मैं पेशेंट को सबसे पहले जब मैं उनको अपना कंसल्टेशन में ये बात मैं कहता हूँ पूरा कंसल्टेशन कंप्लीट होने के बाद कि आप इसको देख भी सकते हैं, मतलब मैं हर पेशेंट की एक पूरी वो बनाता हूँ, उसमें उनका जो खुद ही रेटिंग करते हैं पेशेंट की कितना इंप्रूवमेंट उनको आया। तो जो लिमिटेशंस थे उसमें हम साइकेट्रिस्ट, तो 3 प्रोफेशनल्स होते हैं मैं आपको बता दूँ इसमें मेंटल हेल्थ में जो काम करते हैं खास तौर पर, एक तो न्यूरोलॉजिस्ट, दूसरा साइकेट्रिस्ट और तीसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वर्ड तो आपने बहुत आराम से सुना होगा, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। और ये भी मैं आज इंट्रोड्यूस अपने आप को करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और क्यों ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट से अलग है। तो ब्रेन की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें डील करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन डैमेज है, एपिलेप्सी है, डिमेंशिया है, तो अब ऐसा समझ लें कि हार्डवेयर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और उसका जो सॉफ्टवेयर है मतलब माइंड, उसके 2 प्रोफेशनल्स होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो इंटरवीन करता है वो मेडिसिन से करता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं या केमिकल बैलेंस करना होते हैं या कुछ चीज़ों की कमी है तो उसको फिल करने के लिए वो केमिकल, उसको हम केमिकल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जनरली वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विदाउट एनी मेडिसिन साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग से इंटरवीन करता है। तो क्या सभी पेशेंट को बिना दवाई के ठीक किया सकता है? ऐसा भी नहीं है। 2 तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक जिसको हम पहले अभी नए चेंजेस आए हैं लेकिन बहुत ट्रेडिशनल जो तरीका होता है 2 मानसिक समस्याओं को बांटने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा मानसिक समस्या में बात करूँगा, अरे मेरा टॉपिक बहुत अलग है, मैं उस पर भी आऊँगा कि थोड़ी जनरल एक अवेयरनेस आ जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 2 तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोटिक और दूसरा साइकोटिक। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली गंभीर मानसिक बीमारियाँ हैं, जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा सिजोफ्रेनिया, मैनिया। इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, पेशेंट में इंसाइट नहीं होती है, वो समझता नहीं उसे कोई प्रॉब्लम है, ना वो मानता है, ना वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार होता है, और जनरली फैमिली मेम्बर्स उसको लेकर आते हैं। तो उसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन बहुत कॉमन होते हैं, भ्रम, है ना। कई बार उसमें बहुत कॉमनली शंका होती है दूसरों पर, कई बार हस्बैंड को वाइफ पर, वाइफ को हस्बैंड पर, कोई कारण नहीं होता है, उसको लगता है कॉन्स्पिरेसी चल रही मेरे अगेंस्ट, और उसको बिल्कुल एकदम रियल लगता है वो। तो उसको घर वाले लेकर आते हैं, तो उसमें मेडिसिन का रोल फर्स्ट है। जब जैसे जैसे उसके साइकोटिक सिम्टम्स कम होते हैं फिर उसमें कई बार थेरेपीज और काउंसलिंग का रोल रहता है। न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं ऐसी समस्याएं जिसमें पेशेंट अवेयर होता है, समझता है उसको प्रॉब्लम है, बट ठीक होना चाहता है, खुद से आता है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपने सुना होगा, ओसीडी है, पैनिक अटैक है, सोशल एंजाइटी, बहुत कॉमन है सोशल एंजाइटी। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं इसमें पैनिक डिसऑर्डर होता है, जनरलाइज एंजाइटी होती है, और इस तरह की और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम है, बच्चों में स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरवीन करते हैं। तो वो हमारा जो इंटरवेंशन होता है वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होता है। इसमें कई बार टॉक थेरेपी होती है, हम मतलब बातचीत से प्रॉब्लम को समझते हैं और बातचीत से ही उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कई बार बहुत इमोशनल ट्रॉमास होते हैं लोगों के साथ, जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कुछ उनके माल-एडप्टिव बिलीव्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उस माल-एडप्टिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें इंटरवीन करना, वो हमारा काम होता है। तो टॉक थेरेपी इसको अपन, उसमें खासतौर पर अभी बहुत ट्रेंड में है, जिसको CBT कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हमारा कॉग्निशन होता है, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का। जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, जो ऑटोमेटिक उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो कोई बिहेवियर करते हैं और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, चाहते हुए उससे बाहर नहीं आ पाते।
अपने कंफर्ट जोन में रहना, अवॉइडेंस दिखाना भी बिहेवियर में ही आता है। तो इस तरह के वो अपनी उसको अवॉइड करके सिचुएशन को, या अपने कंफर्ट जोन में रह के उस तरह के सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। तो CBT उसमें बातचीत वाला तरीका है। दूसरे कुछ और तरीके होते हैं जिसमें हम इंटरवीन करते हैं, वो टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली मेंटल एक्सरसाइजेज अपन उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार रिलैक्सेशंस होती हैं, हिप्नोथेरेपी होती है, और भी तरह के ERP है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, सिस्टम के डिसेंसिटाइजेशन, ऐसे तमाम मानसिक समस्याएं होती हैं। अकॉर्डिंगली हम उसको वो करते हैं। अब मेरे पास जो केसेस आते हैं, अब जो मुझे बताया गया कि जो ऑडियंस है वो हाई इनकम ग्रुप वाले जो ऑडियंस है वो है, तो जनरली मेरे पास हाई इनकम ग्रुप के लोग 2-3 वजहों से नहीं आते हैं। आप सब लोग इस बात से बहुत अवेयर होंगे कि एक तो इशू होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि वो बहुत खुलकर बात नहीं कर पाते, उनको लगता है कि शायद हम आएंगे कोई हमको देख लेगा। तो जनरली यहाँ के इंदौर के लोग भी मुंबई या दिल्ली में जाते हैं, मैं भी बता रहा था शेखर जी ने, तो उन्होंने बोला बॉम्बे वाले फिर यहाँ आते होंगे, तो मैंने कहा नहीं, बॉम्बे वाले विदेश जाते हैं। तो ऐसा है। तो हमारे पास बहुत छुपकर लोग आते हैं, एक आध बार हमसे बात करते हैं, बहुत वो नहीं हो पाते हैं, मतलब रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, या हमारे साथ रेपो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, थोड़ा 2-4 बातें अपनी बताते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं। जनरली उनके फैमिली मेम्बर्स को जो प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जनरली बहुत ईजीली हमारे पास आ जाते हैं। दूसरा स्टिग्मा है सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो टैगिंग हो जाएगी कि मैं मेंटली वीक हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अगर हमको कैंसर ही हो जाएगा तो हम आराम से अपने पड़ोसी को ही बता देंगे मुझे कैंसर हुआ है, जबकि क्रोनिक सीवियर डिसीज़ है। लेकिन अगर हमको डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, तो हम उसको छुपाते हैं कि उसको लगता है कि मेंटली कमज़ोर या मानसिक समस्या से संबंधित है। तो मेरा आज टॉपिक था बेसिकली फैमिली डायनेमिक्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ट्रुथ एंड मिथ्स। तो अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे धीरूभाई अंबानी वाला एग्जांपल हम समझते हैं, सबने देखा है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की झगड़े हुए, वो इसीलिए हुए क्योंकि वो कोई बिल छोड़कर नहीं गए थे और वो फैमिली टूट गई। अगर शायद उन्होंने सही समय पर कोई सही डिसीजन लिया होता, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ होता, वो चीज़ें डिसाइड हुई होती, तो शायद वो कंडीशन नहीं बनती। तो ऐसे कई बार हमारे फैमिली डायनेमिक्स होते हैं। अच्छा, मैं जब इसमें बात करूँगा तो मुझे कुछ चीज़ें मैं इसमें मतलब इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास जब कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप की हो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की हो, तो मुझे कई बार उसमें बहुत साइकोपैथोलॉजी देखने को मिलती है। तो मैं चूँकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस मेंटल जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उनको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैं 2 तरह से इंटरवीन करता हूँ। एक तो काउंसलिंग वाला, फैमिली थेरेपी होती है उसमें, कई बार रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, और कई बार मुझे उसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करना होता है, साइकोथेरेपीज। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटल स्टाइल पर। तो 4 तरह की मेन कॉमनली पेरेंटल स्टाइल होती हैं। इसमें एक अथॉरिटेरियन पेरेंटल स्टाइल होती है, जिसमें एक डिक्टेटरशिप होती है, मतलब उसमें जो मेन मुखिया है उस फैमिली का, वो थोड़ा डिक्टेटरशिप का होता है और वो डोमिनेट करता है पूरी फैमिली को, और वो पेरेंट कई बार बच्चों को डोमिनेट करता है। वेरी डिमांडिंग होता है, मतलब डिमांडिंग बहुत होता है, लेकिन अनरिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्सिव नहीं होता उतना। स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाना चाहता है, ओबीडियंस और पनिशमेंट को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, और नॉट सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिव नहीं होते हैं कई बार। तो इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल मुझे देखने को मिलती है, वो ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनमें ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक तो ओसीडी आप लोगों ने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCPD बोलते हैं उसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परफेक्टिस्ट होते हैं। अच्छा, 2-3 तरह के डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे लोग बहुत सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत फेलियर होते हैं, उनकी फैमिली बहुत सफ़र करती है, ठीक है। तो उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं, उनमें ट्रेड्स होता है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए उनको, वो बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं और दूसरों से फोर्सफुली डिसिप्लिन करवाते हैं, ठीक है। तो उसको ओसी पर्सन, तो वो एग्रेसिव होते हैं, और फैमिली को चूंकि वो डोमिनेटिंग होते हैं तो फैमिली सफ़र करती है और उसमें, लेकिन चूंकि वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अपने काम में भी वो अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे भी बहुत अच्छे से काम लेता है, वो तो सक्सेस होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी कई बार हमको देखने को मिलता है, और इस तरह के केस हमारे पास आते हैं। तो जनरली कई बार ऐसा होता है कि जो मैन जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी फैमिली को लेकर आता है, वो पूरी फैमिली डिप्रेशन में होती है। मैंने ऐसे क्लाइंट से डील किया है जिनके 2 बच्चे, उनकी वाइफ ड्यू टू हिम, उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी ट्रीटमेंट मुझसे लेके गए, लेकिन उसने मुझसे ट्रीटमेंट नहीं लिया।
तो ऐसी, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनसे डील करने में। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, मेरा एक्चुअली टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं बहुत कम समय में कर नहीं पाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी करने की उसको। ताकि मैंने उनके फैमिली का पूरा ट्रीटमेंट किया जबकि उनको ज़रूरत थी। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों में एक चीज़ होती है बहुत कॉमनली, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप कैसे होते हैं? ये डेवलप होते हैं बचपन में। जो हमारी पर्सनैलिटी, जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो हमको उसको पूरा नर्चर देना है, उसको सिक्योरिटी देना है। जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो नर्चर नहीं मिलता, तो वो पौधा पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो हमारी पर्सनैलिटी भी एक एज के बाद हम जो सेल्फ स्टीम डेवलप करते हैं अपनी, वो सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाते बच्चे कई बार। और उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, या तो उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, उनके फैमिली मेम्बर को किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनमें भी था, तो जेनेटिकल कारण भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं। दूसरा, या फिर हो सकता है उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वो स्लो लर्नर हो सकता है वो बच्चा, तो पढ़ाई में उसको डिफिकल्टी होती थी, तो उसमें प्रेशर जो आता था उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था। तो कई बार ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ही उनके दुश्मन हो जाते हैं, उनको डांटना मारना, टीचर उनको प्रेशर बनाते हैं, तो स्ट्रेस में जाते हैं ऐसे बच्चे और डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। और फिर उनके अंदर एक जो डिफेंसिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब वो सर्वाइवल जब उसके अंदर आता है, जब वो सर्वाइव करता है, तो वो अपने कुछ ऐसे ट्रेट्स डेवलप कर लेता है जिससे वो सर्वाइव कर पाता है। तो बहुत से कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैं आपको नाम बताऊंगा। OCPD मैंने आपको बताया, एक होता है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं बहुत करेगा, मैं मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया। लड़कियों में बहुत कॉमन, बहुत खूबसूरत ब्यूटी की वजह से उनमें अंदर डेवलप हो जाता है। मेल्स में उनके सक्सेस की वजह से उनमें डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो उस जिस लेवल पर वो थे वहाँ से जब जिस तरह से उठ के आए तो उसी वजह से उठ के आ पाए वो। तो और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रिलेशनशिप में बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें टॉक्सिसिटी होगी रिलेशनशिप में। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ झगड़े या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो मेरे पास जब कोई लोग आते हैं तो मैं उनको एक्चुअली उस तरह से भी देख पाता हूँ कि उनके अंदर किसी एक को या दोनों को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है सस्पिशियस, मतलब इसमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें सस्पिशियसनेस बहुत कॉमन होती है। वो डाउट करेगा हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे, या उनको जो काम जहाँ कर रहे हैं उन पर डाउट करेगा उसको। और हर काम में बहुत अच्छा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उससे घर वालों को पता चलेगा कि उससे घर फैमिली मेम्बर को वो शेयर करता है कि मुझे उस पर डाउट हो, मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ पॉलिसी बोल मिलकर लोग कुछ वो कर रहे हैं, तो वो उस तरह ट्रेट्स होते हैं उसमें। और ऐसे लोग भी डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और फैमिली उसमें भी सफ़र करती है। अब आते हैं हम दूसरी तरह के अथॉरिटेटिव पेरेंटल स्टाइल। ये एक अच्छी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। इसमें डिमांडिंग तो होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। रूल्स हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट ऑल्सो लिसनिंग एंड सपोर्टिव, मतलब सुनते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और ऐसे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है। तीसरे तरह का पेरेंटल स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं परमिसिव। ये बहुत लिलियंट होते हैं, मतलब बहुत वेरी फ्यू रूल्स होते हैं और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चों को वो करते हैं, डेवलप करते हैं। रिस्पॉन्सिव होते हैं पर बट लो डिमांडिंग होते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अपन बोलते हैं बच्चों के लिए अपन बहुत अच्छा है कि भाई चलो अपने लिए फ्रेंडली हैं, पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना और लिलियंट होना भी अपने लिए कई बार उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर ऐसे बच्चे अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी होता है, जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो लाइफ में नहीं आएगा तो वो बच्चे अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। चौथे तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अनइन्वॉल्व्ड, मतलब ऐसे बच्चे निगलेक्टिव होते हैं, मतलब निगलेक्टफुल होते हैं। नो गाइडेंस और सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। लो डिमांड्स होते हैं और लो सपोर्टिवनेस होती है, और डिटैच होते हैं कई बार। तो ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल कई बार इस वजह से भी निकल के आती है कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में से, मदर फादर में से कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो अपने आप में इतनी ओवर थिंकिंग में उलझा हुआ है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि उससे वो दूसरों के कैसे बच्चों के लिए कैसे वो कर पाएगा। तो वो खुद ही सर्वाइवल मोड पे होते हैं कई बार। तो इस तरह के पेरेंट्स में भी देखने को मिलता है। अब हमारे एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर टू कंटिन्यू लीगेसी, बर्थ ऑर्डर साइकोलॉजी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि यू आर द ओल्डेस्ट तो यू विल रन द बिजनेस, मतलब तुम सबसे बड़े हो परिवार में तो तुम ही बिजनेस को रन करोगे। तो उस पर जो प्रेशर आता है उस बात का, उसकी वजह से भी कई बार बच्चे बहुत प्रेशर फील करते हैं। और
कई बार बच्चों को लगता है कि मैं बड़ा हूँ और चूंकि मुझे सब मिलने वाला ही है, बिजनेस में ऑनर मैं ही हूँ, मैं ऑनर से मुझे ही मिलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका अपने आप को डेवलप करने का कोई ऐसा मोटिवेशन को नहीं आता है। अब हमारे कॉन्फ्लिक्ट किन वजह से, कई बार बच्चों के साथ कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन पर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पेरेंट्स थिंक दैट चाइल्ड इज़ नॉट रेडी येट, मतलब उनको ऐसा लगता है कई बार कि हमारा बच्चा अभी तैयार नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास जो हाई इनकम ग्रुप के लोग जो आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम मेरे पास बहुत आई है, जिसमें ऐसा लगता है कि बच्चे को लगता है कि फादर जो है वो रिटायरमेंट ही नहीं ले रहे, वो रिटायर नहीं होंगे तो मुझे जगह कहाँ से मिलेगी। और पेरेंट्स को लगता है कि अभी हमको लगता है हमारा बच्चा इनफ मैच्योर नहीं है या अभी तैयार नहीं है कि हम उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें। तो कई बार बच्चे आते हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में होते हैं और वो बता भी नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, फादर से बात भी नहीं कर पाते, उनको काउंटर भी नहीं कर पाते कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे इसका रीज़न ये है। और कई बार बच्चे खुद ही फादर को रिटायर कर देते हैं और फिर वो हमारे पास उनके फादर आते हैं, वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो वो इस तरह इंटरवीन के लिए हमारे पास आते हैं। और पेरेंट्स को ये लगता है कि ये बच्चा हमारा जो है मनी को पूरा स्पॉइल कर देगा, इतने सालों की हमारी जो मेहनत है उसमें अगर हम इसको दे देंगे तो सब खत्म कर देगा। तो वो कई बार ऐसा होता है, तो वो एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है। कई बार हो सकता है उसको उनको एंजाइटी हो, उनको ऐसा लग रहा हो, क्योंकि वो कभी छोड़ ही नहीं पाते उस जगह को। छोड़ेंगे जब वो बच्चा करके दिखाएगा तब उनको ये यकीन आएगा कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। केवल डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। हमारी जो जनरेशन है उसमें जो ट्रेडिशनल जनरेशन है वो अपने ट्रेडिशनल फार्मूले, हार्ड वर्किंग और कई बार वर्कहॉलिक होते हैं, उनको लगता है बहुत टाइम बिजनेस में देना पड़ेगा तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और बच्चों को ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, वो चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी। तो वर्क लाइफ बैलेंस आज की जनरेशन चाहती है, लेकिन चूंकि सक्सेस हमारा जो सर्वाइवल था उसमें हमको बहुत हार्ड और बहुत टफ होना पड़ा तभी हम सक्सेस हो पाए, तो वो फार्मूला उनको लगता है ये काम करता है। और बच्चों को कई बार लगता है कि नहीं, हमको ऑटोमेशन पे डालना चाहिए बिजनेस को, हमको बहुत सारी जिम्मेदारियां दूसरों पे शिफ्ट करना चाहिए। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, कई बार लीडरशिप स्टाइल अलग होती है, उनको लगता है कि हमको बहुत डोमिनेट होकर काम लेना पड़ेगा तभी वो लोग काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि नई जनरेशन को लगे कि हमको और फ्रेंडली होना पड़ेगा और इंटरेक्टिव होना पड़ेगा और कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, तब हम अपने जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं। बट कम्युनिकेट इंस्टेंट ऑफ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करें नहीं तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होंगे, तो वो कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। तो उससे कई बार बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत इतना काफ़ी है, नहीं तो ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और आगे कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। मैं चूँकि मेंटल हेल्थ का स्पेशलिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनमें ज़्यादा अच्छा मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। अगर कुछ सवाल हो तो उनके जवाब दे सकता हूँ। यस। तो जैसे आज के बच्चे, नए जनरेशन जो आ रही है वो आप लोग 2-3 सवाल का जवाब तो आपने दिए ही हैं। जी जी। साथ में एक नई चीज़ है गेमिंग। यस यस, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मैं आया नहीं अभी, बहुत अच्छा रहेगा इस पर बात। गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी जी। या इजी सक्सेस। हाँ, उसके कारण वो उनका करियर भी खराब कर रहे हैं। यस। और एजुकेशन तो बिगड़ ही रही है और वो मेंटल डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। यस। इसका कोई सॉल्यूशन है? यस यस, सॉल्यूशन भी है और इसके कारण भी हम समझेंगे पहले। तो मैं देखता हूँ कि गेमिंग ये भी हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि उनके पूरी पैसा बाप ने कमाया इतनी मेहनत से और बच्चे ने IPL में उड़ा दिया। अच्छे लोग और बहुत अच्छे ऑफिसर्स क्लास के लोग, DSP, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर लेवल के लोग, ठीक है। क्योंकि उनके पास बच्चों के पास टाइम नहीं था, कई बार उनका जो फ्रस्ट्रेशन था अपने काम का वो कई बार फैमिली पे निकलता था, तो बच्चे जो है इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते थे। और कई बार ऐसे बच्चों में देखा गया है कि ऐसे बच्चों पे प्रेशर आता है सक्सेस का, अब उनको लगता है शॉर्ट में कैसे मिल जाए, तो गेमिंग की तरफ कई बार इसलिए चले जाते हैं। तो उसके भी 2 रीज़न बताता हूँ मैं। एक तो कई बार जो गेमिंग है या किसी तरह का मोबाइल एडिक्शन है, वो कई बार हो सकता है वो कोपिंग हो। कोपिंग मतलब बच्चा डिप्रेशन एंजाइटी में खाली रहता है तो दिमाग चलता है, नेगेटिविटी आती है, तो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल चलाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें एडिक्ट होता चला जाता है। कई बार पहले वो एडिक्शन में जाता है, फिर उसके बाद उसमें डिप्रेशन एंजाइटी देखने को मिलती है।
तो हमारे पास जब या तो वो बंदा खुद आएगा तो वो डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से आएगा, और पेरेंट्स हमारे पास जनरली लेकर आएंगे तो वो बार बार उसका जो उधार होता है वो चुकाते हैं। फिर वो पता चलता है कि उसने 4 बताए थे, वो तो बोलता है मैंने एक और था पहले से था पर मैंने 4 बताए थे, एक नहीं बताया था, तो फिर वो भी चुका देते हैं। तो पर वो हर 4-6 महीने में वो पता चलता है कि 2-4 लोग पैसे मांगने वाले घर पे आने लगते हैं। तो ये गेमिंग का जो प्रॉब्लम है ये एक एडिक्शन है और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। कई बार बच्चे में जो है OCD वाले सिम्टम्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले। एक ही तरह के विचार बार बार दिमाग में आते हैं, चाहते हुए भी उसको वो रोक नहीं पाता है, और एक ही तरह का काम वो बार बार करता नहीं करता तो बेचैनी होती है। तो ये जो है ये ट्रेड्स है ये इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, गेमिंग की तरफ। तो उसमें और OCD भी एंजाइटी ग्रुप में ही आता है। तो उसमें एंजाइटी को अगर हम ट्रीट करें तो उसका जो ऑब्सेशन और कंपल्सन है, मतलब क्या होता है कि उसको बेचैनी होती है, आप समझें, बेचैनी जब उसको होती है तो उस बेचैनी से दूर करने के लिए वो उस मोबाइल की तरफ जाता है, गेम की तरफ जाता है। उसको एक ही चीज़ समझ में आती है और उसमें रेनफोर्स भी होता है, क्योंकि बेचैनी कम हो गई तो रिवार्ड मिल गया, तो जिस चीज़ को रिवार्ड मिलता है वो बिहेवियर बढ़ता है। तो अब हम उसको सिखाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी जो बेचैनी होती है उसको आप डायरेक्ट ठीक कर सकते हो बिना किसी कंपल्सन के। तो वो जब हम ट्रेनिंग देते हैं, जब उसको प्रैक्टिस करता है, उसको लगता है कि मैं अपने ओवर थिंकिंग को भी रोक पा रहा हूँ, मैं अपनी बेचैनी को भी रोक पा रहा हूँ, तो उसका वो जो डिपेंडेंसी वो कम होने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर इंसाइट डेवलप की जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, तो उससे बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब के लिए बहुत ज़बरदस्त ताली होना चाहिए।